हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज का भी हमारा टॉपिक बिहार जीके से ही रिलेटेड रहने वाला है और बिहार जीके ही रहने वाला है। या आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 4 करने वाले हैं। आप जितने भी बिहार के एग्जाम देंगे उसमें सहायता देने वाला है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, कक्षपाल, बीएसएससी या फिर ऑपरेटर हो। तो हम बिना समय गंवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो कम से कम ये 38 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य हो जाएगा। 38 होगा, इंग्लिश में 30 हो गया है तो हम 38 कर लेंगे। 38 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होने वाला है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो मुख्यमंत्री के साथ जितने भी मंत्री होंगे उन सभी को इस्तीफा देना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में हमें 38 सदस्य चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है बिहार दरोगा में, तो हो सके तो बिहार पुलिस में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्थिति के चर्चा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो बिहार में राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो राज्य का राज्यपाल करता है। बिहार में ही नहीं, देश में राज्य का राज्यपाल करेगा, यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट। ध्यान रखिएगा, इसका प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई में है, 243 आई में, ठीक है, 243 आई, 243 आई में है। ये प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका गठन किया जाता है। कितना पे? प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका गठन किया जाता है, यानी कि इसका टेन्योर 5 वर्ष का है। और इसे कब गठन किया गया था? तो इसे गठन किया गया था 73वां संविधान संशोधन के जस्ट बाद, तुरंत बाद इसका गठन किया गया था। और ये रिपोर्ट किसको देता है? तो जो इसका गठन करता है यानी कि राज्यपाल, ये रिपोर्ट भी उसी को देता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे। आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा बाद में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो हम प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो ये राजगृह थी। बाद में इसे पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था इसके शासक उदयन के द्वारा, ठीक है। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। 16 महाजनपद थे, हमें पता है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में हुए थे, मगध, वज्जी संघ, जो पहला गणतंत्र भी यही हुआ था, और वैशाली। ये 3 महाजनपद है, ये बिहार में हुए थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो ये मगध था, जो बिहार में स्थित था। ये हमें इम्पोर्टेंट है और हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको भी याद रखना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में पूछ दे हमें नहीं पता है, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु की हम बात करें तो ये हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। इसका संस्थापक यानी कि हर्यक वंश का जो संस्थापक कौन है? ये बिंबिसार है। बिंबिसार था इसका संस्थापक। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। और इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश के मतलब हुआ पिता को मारने वाला, ठीक है। पितृहंता कहते हैं, हंसा नहीं, हंता, पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता यानी पिता की मृत्यु कर कर खुद गद्दी पर बैठ जाते थे। बिंबिसार के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था। पूछ लिया जाता है कि स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार, और सबसे पहले हाथियों का प्रयोग भी बिंबिसार ने ही किया था। किसका? युद्ध में हाथियों का प्रयोग बिंबिसार ने ही पहली बार बिंबिसार ने ही किया था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना ऑप्शन सी उदयन ने की थी। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पे की थी। ये पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम पे की गई? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई। पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। पाटलिपुत्र है, पटना के रूप में स्थापना किसने किया? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने एक ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। पाटलिपुत्र का वर्णन किस पुस्तक में है ये पूछ लिया जाए तो हम इंडिका नाम देने वाले हैं, इंडिका, ठीक है। पाटलिपुत्र का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट आप जो बोल ले ये है, आपको याद करना पड़ेगा। ये विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था।
ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वैशाली को लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली जो है वह वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। जो पहला गणतंत्र हम पूछ लिया जाए तो यही वज्जी संघ ही पहला गणतंत्र हुआ था। ये 8 राज्यों का समूह था, 8 प्लस स्टेट्स का समूह था। ये स्टेट क्या, हम राज्य ही बोल सकते हैं। उस समय 8 प्लस राज्यों का समूह था ये वज्जी संघ। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन में यहीं पे हुई थी। कहाँ? तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली में सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासन में। कालाशोक के शासन में किया गया था। वैसे बौद्ध धर्म पे हमने पीडीएफ तो बना रखा है, क्वेश्चन बना रखा है, उसको वीडियो में कन्वर्ट करना बाकी है। आप बोले तो प्रैक्टिस सेट के बीच में ही उस वीडियो को डाल दिया जाएगा, नहीं तो अभी हम प्रैक्टिस सेट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या फिर मैं बोल देता हूँ, विरिति एकेडमी बाई विक्की कुमार। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अभी हमने पढ़ा द्वितीय बौद्ध संगीति का शासन कालाशोक में हुआ था और ये वैशाली में हुआ था। वैशाली क्या था? वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी, जो पहला गणतंत्र हुआ था। तो इतना इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता अगर पूछ लिया जाए तो अध्यक्षता किया था सर्वकामी ने। ठीक है, कालाशोक को हम काकवर्ण भी बोल देते हैं। कालाशोक को क्या बोलते हैं? कालाशोक को बोलते हैं काकवर्ण, कौवे की तरह काला था ये, इसलिए। अध्यक्षता की थी इसकी सर्वकामी ने। सर्वकामी ने अध्यक्षता की थी। और बौद्ध संघ में इसे यहीं पे विभाजन हुआ था। बौद्ध संघ का विभाजन कहाँ हुआ था? वैशाली में ही बौद्ध संघ का विभाजन हुआ, जो द्वितीय बौद्ध संगीति जहाँ पे हुआ था, आयोजित किया गया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद था। हमारा आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन संस्थापक की बात की जाए तो ये महापद्मनंद इसका संस्थापक हुए। संस्थापक महापद्मनंद हुए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया? तो ये बनकर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसने मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है या फिर लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़ने का कार्य किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। कब? तो 1837 में पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किया था। लिपि पूछ ली जाती है कई बार कि शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। ठीक है, लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। और भाषा पूछ लिया जाए तो भाषा प्राकृत भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा? तो प्राकृत भाषा में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अशोक के लिए जो नाम प्रयोग किया गया था वो देवनाम प्रियदर्शी था। देवनाम प्रियदर्शी, यानी कि देवों को प्रिय। तो देवनाम प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही है, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। यानी कि अब चीनी यात्री इसमें वेनसांग अध्ययन किया था। अब चीनी यात्री पूछ लिया जाए कि वह कौन सी चीनी यात्री था जिसने इसमें अध्ययन किया था? तो वेनसांग ने किया था। वेनसांग ने इसमें अध्ययन किया था और इसे नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए कि स्थापना भी किया किसने और नष्ट किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भागलपुर को हम सिल्क सिटी कहते हैं। सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भागलपुर में कतरनी चावल है। कतरनी चावल ये भागलपुर का है, जिसे जीआई टैग मिला गया है। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कतरनी चावल को मिला गया है, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी? तो अमित्रघात की जो उपाधि धारण की थी बिंदुसार ने की थी। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग है, तो बिंदुसार ने की थी। और अमित्रघात का मतलब है दुश्मनों का अंत करने वाला या फिर शत्रुओं का विनाश करने वाला। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त का पुत्र था,
बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा टिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी वो राजगृह में, ऑप्शन ए, राजगृह में आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी कि 483 बीसी में। और ये पूछ लिया कि कहाँ किया गया, तो ये सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। ठीक है, सप्तकर्णी गुफा, सप्तकर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। दूसरा किया गया था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तीसरा किया गया पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ये लाइन वाइज ही है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कहाँ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त ने ये 305 बीसी में किया था। 350 नहीं, 305 होगा, 305, 305 बीसी में पराजित किया था। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 13वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 बीसी पहले। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये युद्ध हो गया था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हो गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। युद्ध में अशोक ने देखा है मारकाट हो रहा है, तो इसके बाद युद्ध खत्म हुआ और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो पूछ लिया जाता है किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। ऑप्शन बी, सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने 1921 में की थी। कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना के दीघा में स्थित है ये। ठीक है, दीघा घाट या फिर दीघा ब्रिज भी बोलते हैं ना अपने, तो वहीं पे स्थित है पटना के दीघा में। एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया था इन्होंने, मजहरुल हक ने। उसका नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम है द मदरलैंड। द मदरलैंड बिहार दरोगा में पूछा गया है ये, तो द मदरलैंड है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना अंतिम समय यहीं पे गुजारा था। कहाँ? तो सदाकत आश्रम में, जो पटना के दीघा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे है? तो दो व्यक्तियों से था, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो वो हो जाएंगे प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी प्लस खुदीराम बोस। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का संबंध मुजफ्फरपुर बम कांड से था। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मारना किसको था? मारना था जज किंग्सफोर्ड को, और मार दिया इन्होंने कैनेडी को। मारना था किंग्सफोर्ड को और मारा किसको? तो मार दिया कैनेडी को। इस बम कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली से मार दिया, गोली मार ली खुद को। इन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा। बाद में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी इस बम कांड के लिए, जो मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी है, इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, या फिर कविराज की उपाधि इसे दी गई थी। तो इसे कविराज किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने कहा था। किसने? V.A. स्मिथ ने इसे कविराज कहा था, या फिर कविराज का उपाधि दिया था। क्यों कहा? क्योंकि ये कवि युद्ध हारा ही नहीं था। इसने 8 + 9 17 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध हारा नहीं, इसलिए इसे कविराज कहा गया। इसका वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक में मिलता है, और इसके लेखक है हरिसेन। और हरिसेन कौन था? तो हरिसेन ये दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, इस पे ही मिलता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने एक सिक्के जारी किए थे जिसमें अपने तस्वीर को वीणा बजाते हुए दर्शाया था। क्या बजाते हुए? वीणा बजाते हुए। तो हम ये कह सकते हैं वीणा प्रेमी था, ये संगीत प्रेमी था। कौन? तो समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति ये अशोक के संरक्षण में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखिएगा। और अध्यक्षता की बात की जाए तो मोगलीपुतिस ने की थी इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो पुस्तक है उसके लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में गए थे? तो ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में। इसके अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही था हमारा वीडियो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके क्वेश्चन लिख के आप खुद से रिवीजन करेंगे तो जल्दी याद होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।